हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम आपको मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग टोटल 12 यूनिट में कंप्लीट करा देंगे और जिसकी आज ये पहली यूनिट होने वाली है। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप इन वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हम आज के अपने सेशन की तरफ, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी इंक्लूडेड इन ऑब्स्टेट्रिक्स, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मिडवाइफरी एज अ प्रोफेशन, what are the trends in midwifery and obstetrics. Next one, discuss about the maternal and child health indicators, discuss about legal and ethical principles, define preconception care, what are the needs of preconception care, which areas are included in preconception care, and discuss about the role of nurse in midwifery and obstetrics. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। ऑब्स्ट्रैक्टिक्स वर्ड केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑब्स्ट्रैक्टिक्स मीन्स मिडवाइफ। जो ऑब्स्ट्रैक्टिक्स वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड से, जो वर्ड है ऑब्स्ट्रैक्टिक्स, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ बेसिकली क्या होता है? मिडवाइफ उस वुमन पर्सनल को कहते हैं जो कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है जो रिलेटेड होती है प्रेगनेंसी से, चाइल्ड बर्थ से और पोस्टपार्टम पीरियड से। पोस्टपार्टम पीरियड से आप क्या समझते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड का मतलब वो होता है जब बेबी बोर्न होता है तब से लेके और आगे आने वाले 1.5 महीने तक, यानी 6 मंथ तक के पीरियड जो होता है उसको कहा जाता है पोस्टपार्टम पीरियड। मिडवाइफरी एज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स इज ए हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड इंक्लूडिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो मिडवाइफरी क्या है कि मिडवाइफरी को ऑब्स्टेट्रिक्स भी कहा जाता है। मिडवाइफरी एक हेल्थ साइंस है और एक या कहें तो एक हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें हम डील करते हैं प्रेगनेंसी से, चाइल्ड बर्थ से और पोस्टपार्टम पीरियड से। मैंने आपको अभी बताया पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके आगे का 1.5 महीना यानी 1.5 महीना यानी 6 वीक तक जो होता है वो पीरियड होता है, वो पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है। बिसाइड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमन थ्रू आउट देयर लाइफ। और जो इसके अलावा जो सेक्सुअल और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वुमन की, वो इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो बेबी की केयर है, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी केयर को इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट वन, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम समझेंगे। मिडवाइफरी, मिडवाइफरी क्या है? मिडवाइफरी इज़ अ नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ अ मिडवाइफ। मिडवाइफरी क्या है? जो नेसेसरी नॉलेज होती है जिसमें एक मिडवाइफ अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो जो नॉलेज है उसको कहा जाता है मिडवाइफरी। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूरपेरियम। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसके अंदर डील करते हैं जो मैनेजमेंट होता है प्रेगनेंसी का, लेबर का और प्यूरपेरियम। लेबर से मतलब ये होता है जब जो बेबी बोर्न होना होता है उससे 1 महीने पहले का जो पीरियड होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, उसको जो बोलते हैं सर्विक्स में जैसे स्ट्रेस जब आना स्टार्ट होता है तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है, उसको पीरियड को बोलते हैं लेबर। वही बात करें जो प्यूरपेरियम है, प्यूरपेरियम कहा जाता है पोस्टपार्टम पीरियड को ही प्यूरपेरियम कहा जाता है। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स डिसीज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। गायनेकोलॉजी क्या होता है कि एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर हम ट्रीट करते हैं जो बीमारियां होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड मतलब जेनाइटल से आप समझिए जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको कहा जाता है जेनाइटल ऑर्गन। ये मेल में भी होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो जेनाइटल जो वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हो रहा है, इसलिए जो गायनेकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स विद द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। जब जेनाइटल ऑर्गन
फीमेल की कोई डिसीज़ होती है तो उसको कहा जाता है, या उसकी जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है उसको कहा जाता है गायनेकोलॉजी। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच अ फुली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड इज प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑफस्प्रिंग जो फुली डेवलप्ड होके अपने उसी रूप में आ जाए जहाँ से वो डेवलप हुआ है, तो उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ कैरिंग फीटस इनसाइड द यूटेरस बाय अ वुमन फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। प्रेगनेंसी क्या है कि एक स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है, एक वुमन यूट्रस में एक मतलब फीटस यानी एक भ्रूण या कहें तो एक शिशु को रखती है। कब तक, कब से, जब कंसेप्शन होता है यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेके जो उसके बर्थ तक का पीरियड होता है उस पीरियड को कहा जाता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेविडा। ग्रेविडा इज अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यूरेशन। ग्रेविडा क्या है कि एक स्टेट है प्रेगनेंसी की इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यूरेशन, मतलब कोई वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इसी को कहा जाता है उसकी ग्रेविडा स्टेट, कि किस स्टेट में वो है, कितनी बार किसी वुमन ने बर्थ दिया है उसी को कहा जाता है ग्रेविडा स्टेट। नेक्स्ट वन, मल्टीपैरा। मल्टीपैरा रेफर्स टू अ वुमन हु हैज़ गिवन मोर देन वंस। मल्टीपैरा उस वुमन के लिए यूज़ किया जाता है जिसने एक से ज़्यादा बर्थ दिए हों, एक से ज़्यादा मतलब डिलीवरी दी हो, तो उसको कहा जाता है मल्टीपैरा। नल्लीपैरा। नल्लीपैरा इज़ अ वुमन हु हैज़ नॉट गिवन बर्थ बिफोर। नल्लीपैरा उस वुमन के लिए यूज़ किया जाता है जिसने अभी से पहले कोई बर्थ नहीं दिया हो या कोई डिलीवरी नहीं दी हो। प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा इज़ अ वुमन कैरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। वो वुमन जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कैरी कर रही है उसके लिए यूज़ होता है प्रीमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा इज़ अ वुमन कैरी प्रेगनेंसी मोर देन वंस। मल्टी ग्रेविडा यूज़ होता है उस वुमन के लिए जो प्रेगनेंसी एक से ज़्यादा कैरी कर चुकी है। वहीं अगर बात करें जो मल्टीपैरा और आपको मल्टी ग्रेविडा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि जो मल्टी ग्रेविडा है इसके अंदर उन केस को यूज़ के अंदर नहीं कंसीडर करते जिसमें जो बेबी नहीं हो पाया या कहें तो कहीं एबॉर्शन का केस आ जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डिफरेंस हमारे को देखने को मिलता है। मल्टीपैरा मतलब कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वहीं मल्टी ग्रेविडा का मतलब है कि उनने कितनी बार बर्थ दे चुकी है बच्चों को। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ये अंतर है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी, कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्ट्री किस तरह से मिडवाइफरी की क्या सिचुएशन रही है मिडवाइफरी की हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी में देखेंगे जो सिचुएशन ऑफ इंडियन मिडवाइफरी सेट्स आउट इन 3 सेक्शन। जो सिचुएशन है इंडिया में मिडवाइफरी की उनको हमने 3 सेक्शन में क्लासीफाई किया गया, तो उनको देखते हैं। मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। मिडवाइफरी की जो स्टेट थी, कंडीशन थी या सिचुएशन थी वो इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले कैसी थी, और सेकंड में आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कैसी थी, और उसके बाद हम समझेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। मिडवाइफरी की जो सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस से पहले वो किस तरह से थी समझेंगे। इन एंशिएंट इंडिया केयर ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी वर टोटली इन द हैंड्स ऑफ इंडिजीनियस विलेजेस दाइस। एंशिएंट इंडिया के अंदर जो केयर थी वुमेन की, जो मिडवाइफरी की केयर थी वो टोटली किन के हाथों में थी, जो हमारी गांव की जो स्वदेशी दाइज होती थी, जो दाइज होती थी गाँव की कस्बों की, उनके हाथों में टोटली रहा करती थी। दीज इंडिजीनियस दाइज नॉट ओनली हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बट आल्सो एक्टेड एज ए कंसल्टेंट फॉर एनी कंडीशन ऑफ द मदर रिलेटेड टू द बर्थ। ये जो दाइज होती थी हमारी गाँव की, ये ना केवल चाइल्ड बर्थ से के दौरान हेल्प करती थी बट एक सलाहकार भी थी। जब कोई भी कंडीशन मदर से को बर्थ के रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए होती थी तो वो कंसल्टेंट करती थी दाइज से। नेक्स्ट देखेंगे द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर दाइज
was started in 1877 by Miss Hewlett, an English missionary of the Zenana Missionary Society। जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल था दाइश के लिए वो कब खोला गया? वो खोला गया 1877 में। जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल था दाइश के लिए 1877 में खोला गया बाय मिस होलेट, यानी मिस होलेट के द्वारा। गैस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ या जो आपको बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट्स हैं इसके अंदर, वो थोड़े से आप फैक्ट्स जो है नोट करके रखना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी और थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो थोड़ा फैक्ट के साथ। तो कुछ पॉइंट को आप ज़रूर मतलब याद करना, क्योंकि जो आप लिखोगे ना एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर दाइस वाज स्टार्टेड इन 1877 बाय मिस होलेट, एन इंग्लिश मिशनरी ऑफ द ज़नाना मिशनरी सोसाइटी। जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल खोला गया दाइस के लिए वो 1877 में मिस होलेट द्वारा खोला गया, जो कौन थी? एक इंग्लिश मिशनरी थी। और उन्होंने किसकी स्थापना करी? उन्होंने स्थापना करी ज़नाना मिशनरी सोसाइटी। However, the training of Dais was not taken up by the government of India till 1900, when a fund was established by Lady Curzon to improve the conditions of child birth in the country। हालांकि जो ट्रेनिंग थी दाइस के लिए वो गवर्नमेंट ने उस पर कोई स्टेप नहीं लिया था 1900 तक का, लेकिन जब एक फंड स्टेबलाइज किया गया लेडी कर्जन के द्वारा इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी या कंडीशन ऑफ चाइल्ड बर्थ इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर जो चाइल्ड बर्थ की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए 1900 में एक फंड रेज करा गया लेडी कर्जन के द्वारा। बट बिफोर दैट 1872 ए हैंडफुल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन नर्सिस वर ट्रेंड फॉर 2 years एट दिल्ली। लेकिन उससे पहले 1872 में एक हैंडफुल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन नर्सिस, जो इंडियन क्रिश्चियन नर्सिस ट्रेन कर दिया गया था 2 साल के लिए दिल्ली के अंदर। इन 1899 द ज़नाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन स्टार्टेड द ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस, बट अंटिल 1893 देयर वाज नो जनरली एक्सेप्टेड स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटल। 1899 में क्या हुआ कि जो ज़नाना बाइबल और जो मिशन मेडिकल मिशन, इन दोनों ने मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। किनने मिलकर? एक तो ज़नाना बाइबल और एक मेडिकल मिशन, इन दोनों ग्रुप ने मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। लेकिन 1893 तक वहाँ पर भी कोई ऐसी स्कीम नहीं थी कि जिसके अंदर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या कहीं हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रेनिंग ले सकें या कोई प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट वन, इन 1918 विद द हेल्प ऑफ डफरिन फंड लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल वाज स्टेबलाइज्ड टू ऑक्सिलरी नर्स टू ट्रेन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। 1918 में क्या हुआ? डफरिन फंड की मदद से एक स्कूल की स्थापना करी गई, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल। और उस किस लिए की गई? वो इसलिए की गई जिससे कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स को ट्रेन किया जा सके। इन 1926 द मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफरी एक्ट वाज पास टू प्रमोट द रोल ऑफ ए रजिस्टर्ड मिडवाइफ फॉर सर्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1926 में सबसे पहले मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ एक्ट पास हुआ, जिससे कि रोल को प्रमोट किया गया मिडवाइफ के ड्यूरिंग सर्विस ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसलिए कि जो सर्विस है चाइल्ड बर्थ की उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके और उसको प्रमोट किया गया, उनको एक रजिस्ट्रेशन दिया गया इन 1926 बाय मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ एक्ट के द्वारा। इन 1936 डफरिन फंड सैंक्शन टू ग्रांट टू a number of Dufferin Hospital to build hostels, supply teaching materials and employ qualified sisters in the nursing schools। 1936 में क्या हुआ? डफरिन फंड सैंक्शन किया गया, जिससे कि नंबर ऑफ डफरिन हॉस्टल्स बिल्ड करे गए और वहाँ पर क्या किया, जो टीचिंग मटेरियल है और जो एम्प्लॉय क्वालिफाइड सिस्टर थी उनको ट्रेनिंग देने के लिए उनकी सुविधाएं प्रदान की गई। दस डफरिन फंड हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन इंडिया।
In fact, prior to independence, midwifery training started as a separate course in India. Young girls at the middle of school level 8 were selected to undergo this training. आप ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना। जो डफरिन फंड है इसने काफ़ी हेल्प करी गई इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए। जो नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड था, वो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जो स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, उसको रेज करने में डफरिन फंड ने काफ़ी मदद करी। इनफैक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले हालांकि इंडिपेंडेंस से पहले एक सेपरेट कोर्स स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि जो यंग गर्ल्स थी, जो कि हम कह सकते हैं जो 8 पास आउट थी, उनको अंडरगो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो डफरिन फंड ने स्टैंडर्ड को रेस किया मिडवाइफरी एंड नर्सिंग के इंडिया के अंदर। और प्रायर टू इंडिपेंडेंस देयर वाज, मतलब कि जो है एक अंडरगो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी यंग गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट वन देखेंगे मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हम बात करेंगे आज़ादी के लगभग या उसके बाद के समय की बात की। तो इन 1946 द भूर कमेटी लेड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर क्वालिफाइड मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स एंड ट्रेनिंग फॉर दाइस। 1946 में क्या हुआ, भूरे कमेटी ने, जो भूर कमेटी थी, इन्होंने ध्यान दिया कि क्या क्या ज़रूरत है क्वालिफाइड मिडवाइफ्स और हेल्थ विजिटर के लिए, और जो ट्रेनिंग की दाइस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद ये कमेटी बनी और उन्होंने जो दिया था भूरे कमेटी ने, उसके आधार पर ही आगे के स्टेप लिए गए। लेकिन जो 1955 में शेट्टी कमेटी रिकमेंड द ट्रेनिंग ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इन हेल्थ सेंटर्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड देयर वर एडुकेट हेल्थ विजिटर्स टू सुपरवाइज देम। 1955 में शेट्टी कमेटी ने रिकमेंड करा कि जो ट्रेनिंग थी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स की, उनके लिए एक सेंटर प्रोवाइड करा जाए वहाँ पर, जिससे कि हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड कर जाए वहाँ पर, जिससे कि जो चाइल्ड हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके और एडुकेट हेल्थ विजिटर्स उनको मिले जो कि उनको सुपरवाइज कर सकें। इन 1959 बिशप, ए टेक्निकल कंसल्टेंट, सपोर्टेड द ट्रेनिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल, ANM एंड GNM। GNM नर्सिंग 3 years एंड मिडवाइफरी 1 year। इन 1959 बिशप एक टेक्निकल कंसल्टेंट थे जिन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एक तो ANM था, 2 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करा था इन्होंने। एक तो ANM था और एक था GNM। GNM मतलब था जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो 3 साल का कोर्स था। मैं मिडवाइफरी की बात करें, जो ANM था ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, वो 1 साल का कोर्स था। नेक्स्ट वन देखेंगे इन 1947 द फर्स्ट स्टेप द इंडियन नर्सिंग काउंसिल टुक आफ्टर इट्स इंस्पेक्शन वाज टू कंबाइन द नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी कोर्सेज इनटू अ सिंगल कोर्स। 1947 में फर्स्ट स्टेप लिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने और क्या करा, जो कंबाइन कर दिया गया नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स को एक सिंगल कोर्स के अंदर कंबाइन कर दिया गया। द कोर्स वाज डिजाइंड टू बी ऑफ 3.5 year ड्यूरेशन विद द एंट्री क्वालिफिकेशन बीइंग 12th। तो उन्होंने क्या करा, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल थी, उन्होंने जो दोनों कोर्स थे मिडवाइफरी और ANM, इनको कंबाइन करके 3.5 साल का एक ही कोर्स बनाया गया और जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी थी वो 10th पास रखी गई थी। इन 1975 द करतार सिंह कमेटी रिकमेंड शॉर्टनिंग द 2 year कोर्स ऑफ ANM टू 1.5 year एंड एंट्री आफ्टर क्लास 10th। लेकिन क्या हुआ, 1975 में करतार सिंह कमेटी ने दोबारा क्या करा, इस कोर्स को छोटा करा और ANM को 1.5 साल का कोर्स कर दिया गया और उसके अंदर 10th की क्वालिफिकेशन एज ए एलिजिबिलिटी रखी गई। दीज ANMs वर डेजिग्नेटेड एज फीमेल हेल्थ विजिटर्स वर्कर्स। दे वर स्पेशली ट्रेंड इन मिडवाइफरी एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो इन्वेस्टेड हैवीली इन द ट्रेनिंग ऑफ दाइस। जो ANMs थी उनको डेजिग्नेटेड, यानी जो उनको जो पोस्ट का नाम दिया गया, उनको दिया गया फीमेल हेल्थ वर्कर का पोस्ट उनको दिया गया। जो ANM थे, जो 10th पास थे और
उनको जो 1.5 साल का कोर्स कराया जा रहा था, उनको क्या डेजिग्नेशन दी गई? उनको दी गई डेजिग्नेशन फीमेल हेल्थ वर्कर्स। जो ANM होते हैं ये फीमेल ही होते हैं, और फीमेल हेल्थ वर्कर्स दे वर स्पेशली ट्रेन इन मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, और इनको स्पेशली ट्रेन किया जाता था मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। और गवर्नमेंट जो थी हमारी वो हैविली इनके ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी थी। अब बात करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो की इन मिडवाइफरी इन इंडिया। द प्रेजेंस ऑफ स्किल्ड मिडवाइफ एट बर्थ इज सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अचीविंग सेफ मदरहुड। जो प्रेजेंस होती है एक स्किल्ड मिडवाइफ की एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये एक ऐसी सिंगल फैक्टर है जिससे कि एक सेफ मदरहुड हम अचीव कर सकते हैं, ये कहना है WHO का। द नंबर ऑफ मिडवाइफ्स अवेलेबल एज पर द पॉपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन ए कंट्री। जो नंबर ऑफ मिडवाइफ्स होते हैं पर पॉपुलेशन कितना है, वो एक इंडिकेटर फैक्टर है कि किस कंट्री में मैटरनल हेल्थ स्टेटस क्या है। द मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ अ वुमन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेन अटेंडेंस एट बर्थ। जो मैटरनल हेल्थ स्टेटस है वुमेन का और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो मदर्स की जो डेथ हो जाती है उसका जो रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब जो डेथ होती है बर्थ के रिलेटेड, तो उससे निकाली जाती है कि क्या इसका रेट है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने वहाँ पर प्रेजेंस है ट्रेन अटेंडेंस, जो बर्थ अटेंडेंस होते हैं वो कितने ट्रेंड हैं, इस पे ये फैक्टर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन, एज द परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेंस बाय ट्रेंड पर्सनल गोज अप द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन। जैसे कि जो ट्रेंड अटेंडेंट होंगे, पर्सनल्स होंगे, जो ANM होते हैं या जितने भी बर्थ रिलेटेड जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जैसे जैसे उनकी नंबरिंग में बढ़त होगी, वहीं बात करें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो उतने ही रेट से वो नीचे ही आ जाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इन इंडिया देयर आर द फॉलोइंग कैडर्स ऑफ मिडवाइफ्स। इंडिया के अंदर कुछ इस प्रकार के कैडर मिडवाइफ्स हैं, उनको देखेंगे। द ट्रेंड नर्स मिडवाइफ्स RN यानी रजिस्टर्ड नर्स एंड RM रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स who has undergone a diploma in general nursing and midwifery which is of 3 year and a half year duration। जो डिप्लोमा होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, ये क्या है कि 3.5 साल का एक कोर्स है, ड्यूरेशन है। वहीं अगर बात करें और एक डिग्री होती है नर्स की, हु हैज़ डन BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, तो जो BSc नर्सिंग होती है ये एक डिग्री है। वहीं अगर बात करें GNM एक डिप्लोमा है, और जो BSc नर्सिंग है ये 4 साल की ड्यूरेशन की होती है। द ANM हु इज़ डेजिग्नेटेड एज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल इज़ रजिस्टर्ड एज मिडवाइफ। प्रेजेंटली दिस इज़ अ 2-year कोर्स विद एंट्री क्लासिफिकेशन बीइंग 12th class। India has a huge cadre of ANMs who are educated and trained in midwifery। ANM जो डेजिग्नेशन दी गई है ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर भी इनको कहते हैं, और ये फीमेल ही होती है। ये क्या होती है, एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती है, जो कि ये 2 साल का कोर्स रहता है और इसको हम 12th के बाद कर सकते हैं। और इसका इंडिया के अंदर आज एक ह्यूज कैडर है जो कि एजुकेशनली काफ़ी ट्रेंड है, जो कि मिडवाइफरी में एज अ वर्क कर रहा है। थर्ड की बात करें, एक होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट रेफर्स एक्सक्लूसिवली टू पीपल विद मिडवाइफरी स्किल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, midwives who have been trained to get efficiency in skills necessary to manage normal deliveries and to diagnose, manage and refer complications to all levels of health care settings। जो ये स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस होते हैं
ये डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं और जो मिडवाइफरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक प्रो एफिशिएंसी यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है, जो स्किल होती है, जो ज़रूरत होती है मैनेज करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरीज हो चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हो, उन सब में उनको डायग्नोस करने में, उनको मैनेज करने में जो नीड होती है उनमें ये प्रो एफिशिएंट होते हैं। मतलब ये उनकी एबिलिटी होती है और वो स्किलफुल होते हैं। मिडवाइफरी स्किल्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स that enable the individual to provide basic health care services throughout the natal continuum period and also to provide prompt actions in emergency including life saving measures when required। जो ये मिडवाइफरी स्किल होती है ये एक सेट होता है या कहीं कि अपने एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रैक्टिकल स्किल होती है इसमें वो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो बेसिक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सके। और जो भ्रूण है यानी जो नेटल है, यानी जो नेटल मीन्स होता है जो इन्फेंट होता है, जब वो स्टार्ट होता है यानी कॉन्टिन्यूम पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके अगर कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो प्रॉम्प्ट एक्शन यानी इमीडिएट एक्शन वो इमरजेंसी में ले सके और लाइफ सेविंग मेजर्स को मेंटेन रख सके जब भी उनको ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट देखेंगे नीड फॉर मिडवाइफरी एज अ प्रोफेशन, कि जो मतलब मिडवाइफरी की एज अ प्रोफेशन की नीड रही तो वो हम आगे अब समझेंगे। नीड फॉर मिडवाइफरी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया, क्या मतलब ऐसे रीज़न थे कि जो इंडिया को मिडवाइफरी एज अ प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ी, कि मिडवाइफरी को प्रोफेशन बनाया गया। फर्स्ट वन, टू अचीव सेफ मदरहुड, जिससे कि हम एक सेफ मदरहुड को अचीव कर सकें। जैसा कि हम देखेंगे पहले के समय में जब बच्चे होते थे तो जो मदर थी, जो इनका मोर्टेलिटी रेट था, इसके पर्सपेक्टिव में जब बर्थ होता था, डिलीवरी होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी हाई था। लेकिन उसमें काफ़ी गिरावट आई जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा और मिडवाइफरी को बढ़ावा दिया, तो हमने क्या करा कि धीरे धीरे एक सेफ मदरहुड को अचीव करने की राह में हम आगे बढ़ते चले गए। सेकंड देखेंगे टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज से मतलब है जो मदर होती है या हर कोई जो नॉर्मल पर्सन होता है वो इतना एजुकेट या इतना अवेयर नहीं होता है कि वो किस तरह से वैक्सीन अपनी लगवाए हो या कोई मेडिसिन अगर वो ले रहा है तो उसके किस हिसाब से लेनी है। और गलतियाँ भी कर बैठते हैं वो कि भाई एक ही मेडिसिन को दोबारा ले लेते हैं या कोई वैक्सीन होता है वो दोबारा भी लगवा सकते हैं। तो इस तरह की जो डुप्लीकेशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए एक मिडवाइफरी की भी नीड रही सोसाइटी के अंदर। तो इससे ये भी एक रीज़न है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। थर्ड वन देखेंगे टू गिव हेल्थ एजुकेशन। जो मदर होती है या जो उनकी फैमिली होती है, प्री बर्थ की बात करें चाहे पोस्ट बर्थ की बात करें, तो एक हेल्थ एडवाइज़र भी का रोल यहाँ पर प्ले करती है जो मिडवाइफरी होती है। नेक्स्ट वन देखेंगे टू पार्टिसिपेट इन कंट्रीज कंसर्न मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर। जो मिडवाइफरी होती है ये पार्टिसिपेट करती है जो कंट्री का हमारा जो कंसर्न होता है कि भाई मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर जो होता है वहाँ तक भी इनकी जो प्रैक्टिस है उनके आधार पर जो उनके एक्सपीरियंस है किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में अवेयर कराना। तो एक मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर में भी काफ़ी मदद मिलती है वहाँ से कि भाई क्या कंसर्न इंडिया के एक देखेंगे तो मास नंबर में आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को क्या होता है कि गवर्नमेंट भी समझने में आसानी मिलती है कि भाई किस तरह से हमें आगे वर्क करना है टू सेफ हेल्थी एंड सेफ चाइल्ड मदरहुड। नेक्स्ट वन देखेंगे टू गेट स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी, कि भाई जो स्टेटस है मिडवाइफ्स का वो भी एक मिलना ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर, जिससे कि उनको मान्यता मिल सके और वो अपना
अच्छे से वो भी अपना एज ए प्रोफेशन समझ के उसको कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ट्रेंड्स का मतलब होता है जो मिडवाइफरी में और जो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में किस तरह के चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन फैमिली लाइफ स्टाइल। जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं, उनमें बदलाव हो रहे हैं। फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है वो अब बदलता जा रहा है पहले के हिसाब से। तो इन सब का जो चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को समझना, उनके हिसाब से एक्शंस करना, तो ये क्या है कि मिडवाइफरी को उसमें एफिशिएंसी रहती है। नेक्स्ट वन कॉस्ट कंटेनमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कॉस्ट कंटेनमेंट करना भी ज़रूरी है। कोई भी आजकल जैसे आप देखेंगे जो न्यूनेटल आईसीयू होते हैं, जो LBW बेबी होते हैं, तो उनको क्या होता है, एक अलग से आईसीयू मशीन होती है, उस पर रखा जाता है। तो वहाँ पर किस तरह की कॉस्ट आती है। तो इन सब से बचने के लिए या जो भी प्राइमरी केयर प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पर मिडवाइफरी की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स में वेरिएशन आ रहे हैं, उन चीज़ों को समझना और उसके हिसाब से एक्ट करना, ये मिडवाइफरी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक्सपेंडेड रोल्स ऑफ फॉर नर्सिस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो रोल है नर्सिस का वो भी एक्सपेंड हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेवल लेकर हो, चाहे वो अवेयरनेस को ले हो, और उनको भी अपडेट अब रहना पड़ता है। फैमिली सेंटर्ड केयर। जो फैमिली सेंटर्ड केयर होती है, जो मदर को एक केयर मिलती है हाउस में, उसका एक अलग ही सोशल उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है जो एक फैमिली सेंटर्ड केयर होता है। वहीं अगर हॉस्पिटल में किसी को केयर मिल रही है तो उसका एक अलग सोशल इम्पैक्ट होता है। वहीं अगर फैमिली में मिल रही है तो एक अलग सोशल इम्पैक्ट उस फीमेल के माइंड पर पड़ता है। हेल्थ टू एसेस केयर। वो एसेस टू हेल्थ केयर, जो पहुँच है हेल्थ केयर की, वो किसी अपने पेशेंट पे या जो उसको नीड है वहाँ तक किस तरह से है, तो वो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टेज। शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टेज से ये मतलब है, पहले जब डिलीवरी होती थी किसी भी पेशेंट की या वुमन की, तो वुमन की होती है डिलीवरी, तो जो होती थी तो क्या होता था, जो वहाँ पर जो स्टेज होता था आफ्टर पोस्ट डिलीवरी, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता था आज के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें अब 2 या 1-2 दिन में वो छुट्टी कर देते हैं। तो क्या है कि जो हॉस्पिटल स्टेज है वो अब धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडलिटीज़। जो यूज़ है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो मोडलिटीज़ हैं, जो नए नए आज मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, अल्टरनेटिव आ रहे हैं, तो ये भी बढ़ रहे हैं। इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्या है कि इन चीज़ों को अपडेट रहना और मिडवाइफ के लिए काफ़ी ये ज़रूरी है। तो ये सारे अब ट्रेंड्स चेंज हमारे को देखने को मिल रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में। नेक्स्ट देखेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, कि क्या क्या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर होते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, एक होता है बर्थ रेट, द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। बर्थ रेट क्या होता है कि जैसे जो 1000 की पॉपुलेशन पर कितने बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे ही पॉपुलेशन को हम काउंट कर लेंगे। जो एक युवा पीढ़ी का है, जो मतलब योग्य है कि वो जन्म दे सकते हैं बच्चों को, तो उनके लिए कराया रहा है। द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब 1000 पीपल में कितना बर्थ हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है बर्थ रेट। फर्टिलिटी रेट बात करेंगे, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी पर 1000 वुमन ऑफ ए चाइल्ड बेयरिंग एज। फर्टिलिटी रेट्स निकालते हैं जो प्रेगनेंसी होती है उन वुमेन की जो इस एज ग्रुप की है कि भाई वो मतलब एक प्रेगनेंसी बियर कर सकती है, तो उनकी पर 1000 वुमन पर क्या एज, मतलब
कितना रेट आ रहा है या कितने बच्चे मतलब वो कर पाती है, तो ये क्या है कि एक फर्टिलिटी रेट है। फेटल डेथ रेट, द नंबर ऑफ फीटल डेथ्स ओवर 500 ग्राम पर 1000 लाइव बर्थ। तो फीटल डेथ रेट से मतलब है जब 1000 बच्चे यानी 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं और उन बच्चों में जो 500 ग्राम से जो ऊपर का बच्चा होता है यानी आधा किलो से जो बच्चा जो ऊपर होता है उसी को कंसिडर करते हैं फीटल डेथ रेट के अंदर कि पर 1000 पर वो डेथ कितनी बैठ रही है, तो उसी को कहा जाता है फीटल डेथ रेट। बात करेंगे हम नियोनेटल डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ अक्रिंग एट बर्थ और इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। नियोनेटल कहा जाता है उस बच्चे को जो बर्थ से लेकर 28 डेज तक का जो पीरियड है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले जब से वो पैदा हुआ उसके 28 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है नियोनेटल बेबी। जो बच्चा जो 28 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे जो 1000 बच्चों में से देखेंगे कि कितने बच्चों की डेथ हुई, जो वो रेट होता है जब वो रेट निकलता है उसी को कहा जाता है नियोनेटल डेथ रेट। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अक्यूरिंग एट द बर्थ और इन द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ लाइफ। जैसा मैंने आपको बताया नियोनेटल किसको कहा जाता था, नियोनेटल जो बर्थ से 28 दिन का जो पीरियड होता है उसके बीच के एज को कहा जाता है नियोनेटल। वहीं अगर इन्फेंट की बात करें जो जब बच्चा बर्थ करता है तब से लेकर जो 12 मंथ तक का पीरियड होता है यानी 1 साल तक का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है इन्फेंट। तो इसीलिए जो डेथ होती है पर 1000 बच्चों पर जो 1 से 12 महीने तक, 1 से 12 नहीं, जो बर्थ से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो डेथ होती है उस रेट को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट। तो चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट देखते हैं हम 1000 पॉपुलेशन पे जो 1 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम देखेंगे चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो 1 साल से लेकर जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं पर 1000 उनमें जो डेथ देखने को मिलती है उसको कहा जाता है चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स फ्रॉम एनी कोज रिलेटेड टू एग्रीवेटेड बाय प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट। तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, वो होता है रेट की पर ईयर निकाला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो 1 लाख वुमेन होती है जिन्होंने बर्थ दिया है और उनकी डेथ हो जाए किसी ऐसे कारण से जो बर्थ से रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या उसका जो सर्विस के ड्यूरिंग कोई मैनेजमेंट की कोई मिसमैनेजमेंट से हुई हो, तो वो क्या आ जाता है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काउंट होता है। वहीं अगर एक्सीडेंटल कोई डेथ होती है या कोई इंसिडेंटल कोज रहता है उसका, तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। ये सिंपल इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट वन बात करेंगे मैटरनल मोर्बिडिटी रेट, एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग। जो किसी भी तरह का जो डेथ जो होती है जिसके अंदर जो साइकोलॉजिकल या जो फिजियोलॉजिकल उनके कोज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम पीरियड और 42 डेज तक के जो पीरियड होता है ये इसके अंदर जो होता है, तो उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे पेरीनेटल मोर्टेलिटी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी क्या होता है, ये WHO ने डिफाइन किया है इसको। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है कि एक नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एट एंड डेथ्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ पर 1000 टोटल बर्थ। जो डेथ हो जाती है जो 7 वीक के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर यानी 7 डेज के अंदर जो डेथ होती है फ्रॉम बर्थ, उनको लिया जाता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो 22 वीक्स जो कंप्लीट कर लेते हैं, जो
भ्रूण होते हैं, जो फीटस होते हैं, जो वो अपना 22 वीक कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 154 डेज़ कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो गेस्टेशन होता है कंप्लीट, जब वो बर्थ करते हैं, तो उसके 7 डेज़ के अंदर अगर वहाँ पर डेथ होती है तो उस रेट को कंसिडर किया जाता है एज ए पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। TFR को कुछ अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे FRPT जो कि है फर्टिलिटी रेट पीरियड, और टोटल फर्टिलिटी पीरियड रेट, तो इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न बाय ए वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। इसके अंदर कंसीडर करा जाता है जो एक वुमेन है वो अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ में कितने बर्थ दे सकती है, तो उस चीज़ का जो एवरेज है उसको कहा जाता है द टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR से आप इसको ध्यान रखना, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये एक वुमन की एवरेज है कि एक वुमन उसके पूरे लाइफ टाइम में कितने बर्थ दे सकती है, ये उसका एवरेज है। इसके अंदर दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, सी वर टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट थ्रू हर लाइफ टाइम। इसके अंदर एक एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक को ही कंसिडर किया जाता है। सेकंड, सी वर टू सर्वाइव फ्रॉम बर्थ थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, और जो उसको क्या होना चाहिए, जो लेडी जिसको हम वुमन जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो सर्वाइव करना चाहिए उसको बर्थ से लेके उसके एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ तक, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे द लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स इन द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो लीगल और जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्थ सर्विस के अंदर वो किस तरह से होते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ऑटोनोमी, सरोगेसी डिसीजन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंट डिलीवरी सर्विसेज, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। तो इनको हम वन बाय वन समझेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, पेशेंट और इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर हेल्थ केयर सर्विसेज हैव राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट द ओपिनियंस फॉर ट्रीटमेंट और अदर रिलेटेड इशूज। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो जो पेशेंट होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, कोई पेशेंट होता है, उसको ये अपना अधिकार है, उसको ये राइट है कि वो अपना डिसीज़न ले सके कि जो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका डिसीज़न लेने का उसको अधिकार है, और उसकी जो परमिशन लेनी होती है, हमें उसकी परमिशन लेनी होती है, उसी को चीज़ को कहा जाता है कंसेंट। कहते हैं ना कि भाई कंसेंट लेना ज़रूरी होता है सामने वाले पेशेंट का, जब हम कोई भी उस पर ट्रीटमेंट दे रहे तो उनका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है, लीगल चीज़ें होती है, जो चीज़ होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को कहा गया है डिसीजन मेकिंग। कंसेंट इज़ नेसेसरी फॉर ए हेल्थ केयर सर्विस। नेक्स्ट देखेंगे ऑटोनोमी। ऑटोनोमस पर्सन आर दोज हु इन देयर थॉट्स वर्क एंड एक्शंस आर एबल टू फॉलो नॉर्म्स चूजन ऑफ देयर ओन विदाउट एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स और कोएर्शन बाय अदर्स। ऑटोनोमस क्या होता है कि ऑटोनोमस पर्सन्स वो होते हैं जो अपना जो वर्क प्रोफाइल है वो खुद से ही बिना ही किसी के कंसेंट के या बाहर से किसी की परमिशन लेने के बजाय वो खुद ही उसको कंप्लीट करें, क्योंकि वो क्या है कि जो वर्क है वो फॉलो कर रहा है नॉर्म्स को, जो पहले से ही नॉर्म्स लिख दिए गए हैं या वो लीगली और एथिकली राइट है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑटोनॉमी इज़ नॉट रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट विश अगेंस्ट गुड मेडिकल जजमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑटोनॉमी में कि पेशेंट को होता है कई बार कि वो मना भी करेगा, पर हमें उसके गुड मेडिकल जजमेंट के लिए वो उसको उपचार करना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आती है ऑटोनोमस जजमेंट में। सिंपली पुट ए हेल्थ प्रोवाइडर कैन रिफ्यूज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज बाय पेशेंट इफ द ऑप्शन इज ऑफ नो बेनिफिट टू द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर सकता है कि पेशेंट को मना कर सकता है कोई भी ट्रीटमेंट करने से, अगर वो खुद ये पेशेंट कह रहा हो कि मेरे को इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको लग रहा है कि ये इसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है,
और उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इससे नुकसान ही होगा। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उसका भी एक राइट बनता है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सरोगेट डिसीजन मेकर्स। सरोगेट डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? पेरेंट्स, केयर गिवर्स, गार्डियंस मेक टेक द डिसीजन इफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक ए चॉइस इज डिमिनिश्ड बाय फैक्टर्स सच एज एक्सट्रीम यूथ, यंग, मेंटल प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, एक्सट्रीम मेडिकल इलनेस और लॉस ऑफ अवेयरनेस। सरोगेट डिसीजन मेकर्स वो होते हैं जो, जैसे मान लो कोई पेशेंट है किसी का, अब जो पेशेंट है वो कुछ एबल ही नहीं है किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेने के लिए, या वो काफ़ी छोटा है, यंग है, या वो मेंटली फिट नहीं है, या उसकी जो इलनेस है वो इस तरीके से है कि वो कॉन्शियस ही नहीं है। तो उस केस में क्या होते हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, जो उनके पेरेंट होते हैं और जो कि उनके गार्जियन होते हैं, वो डिसीजन देते हैं डॉक्टर को, वो अपना कंसेंट देते हैं। तो वो क्या होता है, वो सरोगेट डिसीजन उस वहाँ पर कहा जाता है कि ये सरोगेट डिसीजन है। नेक्स्ट वन बात करेंगे प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ए पेशेंट्स फैमिली फ्रेंड और स्पिरिचुअल गाइड हैज़ नो राइट टू मेडिकल इंफॉर्मेशन टू नो मेडिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द पेशेंट। तो क्या इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स की फैमिली होती है और जो फ्रेंड होते हैं या उनके जो सपोर्टर होते हैं, तो उनको भी कोई राइट नहीं होता है कि पेशेंट की जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उनको दी जाए जब तक कि पेशेंट ये खुद से ऑथोराइज ना करे। इन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देयर आर टू बी केप्ट इन माइंड सर्टेन थिंग्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड। कि इसमें देखेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी डिस्क्लोज ना हो अनऑथोराइज्ड पर्सन के सामने। नेक्स्ट देखेंगे पेशेंट्स राइट टू नो व्हाट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थिंक अबाउट देम। पेशेंट का ये राइट बनता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उनके बारे में कैसी समझ रख रहे हैं, कि उनके जो भी इलनेस है तो कैसे वो अगर रिकवर कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन है, तो ये उन तक बिल्कुल सही जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन पेशेंट तक। तो ये पेशेंट का राइट बनता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूटीज टू एंश्योर दैट पेशेंट हु ऑथोराइज रिलीज ऑफ देयर कॉन्फिडेंशियल हेल्थ रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टू अदर्स एक्सरसाइज एंड एडुकेटली इन्फॉर्म्ड एंड फ्री चॉइस। हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो ऑथोराइज कर रहा है कि जो उसकी जो कॉन्फिडेंशियल या कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अगर बताना चाह रहा है किसी अपने रिलेटिव को, या वो उसको इन्फॉर्म करना चाह रहा है फ्री ऑफ चॉइस से, तो वो उसको कर सकता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे कॉम्पिटेंस डिलीवरी सर्विसेज की। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट बाय कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु नोज टू हैंडल सच सिचुएशन क्वाइट वेल। जो कोई भी एवरी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसका ये राइट है कि उसको ट्रीटमेंट जो मिले एक जो नॉर्म्स हैं या कहीं जो प्रोटोकॉल हैं, जो सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिले और अप टू द मार्क्स मिलना चाहिए, जो कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल सेट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज मेडिकल नेग्लिजेंस इज साउंड व्हेन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय कंप्लेनिंग पार्टी। जो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से अगर बात करें, जो मेडिकल नेग्लिजेंस देखी जाती है वो कम मानी जाती है जब ये 4 एलिमेंट कंप्लेनिंग जो पार्टी होती है उसके हिसाब से अगर बन रहे हों तो ये मेडिकल नेग्लिजेंसी में माना जाता है। ए लीगल ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी आउट बाय प्रोवाइडर टू द कंप्लेनिंग पार्टी। जो एक लीगल ड्यूटी बनती है, जो प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसकी एक लीगल ड्यूटी बनती है, उसके खिलाफ कंप्लेनिंग पार्टी अपना जो है कंप्लेन रजिस्टर करती है। सेकंड देखेंगे ब्रीच ऑफ स्टेबलाइज्ड लीगल ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी शोन। जो लीगल ड्यूटी बनती है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, वहाँ पर उसका ब्रीच हमें दिखना भी चाहिए क्लियरली, विच मीन्स ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ फेल्ड टू मीट द लीगली डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। यानी जो ब्रीच का कहने का मतलब ये है
कि जो स्टैंडर्ड होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, वहाँ पर उनको लीगली तरीके से फॉलो ना कराया जाना या उनका फेल साबित हो जाना, वो क्या होता है, वो ब्रीच माना जाएगा, जो स्टेबलाइज लीगल ड्यूटी एक प्रोवाइडर की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बनती है। नेक्स्ट है डैमेज मस्ट बी शोन। जो एक कहते हैं कि जो डैमेज है, जो इंडिविजुअल है या जो पर्सन है या पेशेंट है, उसका वहाँ पर डैमेज भी होना चाहिए। फोर्थ देखेंगे कॉजन मस्ट बी शोन। जो उसका कारण भी होना चाहिए कि भाई ये डैमेज है, जो भी पार्टी जो कंप्लेन कर रही है उसको जो डैमेज हुआ है उसका कोज भी वहाँ पर देखना चाहिए कि इस कारण से ये डैमेज या जो डेथ हुई है या पेशेंट की या कोई भी पेशेंट को अगर नुकसान हुआ है तो ये उसका कारण भी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके एक नेग्लिजेंसी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर providers are responsible for any accidental or deliberate use of products that differs from their approved purposes or method of use, for instance the dosage level of drugs। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर कोई ऐसा एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली यानी जो जानबूझकर करा गया कोई ऐसा प्रोडक्ट हम पेशेंट पर अप्लाई कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं जो कि अप्रूव नहीं है, मेथड्स के अकॉर्डिंग जो पर्पज़ है उस पर्पज़ के लिए वो अप्रूव नहीं है, और जो उसका जो डोसेज लेवल है वो भी हमने सही से फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लुक फॉर द ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग एक्सपायरी, डैमेज और डाइल्यूटेड स्टेरिलाइजेशन सॉल्वेंट etc। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो जाते हैं जैसे कि ड्रग की एक्सपायरी डेट, और क्या होता है वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन सॉल्वेंट क्या होता है वहाँ पर डाइल्यूट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो इन कारणों से भी जो भी आउटकम्स आएंगे वहाँ पर क्या होगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्री कॉन्सेप्शन केयर एंड प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड। प्री कॉन्सेप्शन का मतलब है कि डिलीवरी से पहले यानी बर्थ से पहले की जो प्लानिंग एक करते हैं पेरेंटहुड के साथ या जो कपल होते हैं उनके साथ करी जाती है। प्रिपेयरिंग फॉर ए हेल्थी प्रेगनेंसी एंड हेल्थी बेबी, ये किस लिए की जाती है कि जिससे कि एक हेल्थी प्रेगनेंसी और एक हेल्थी बेबी अचीव हो सके। प्री कंसेप्शन केयर देखते हैं क्या होता है प्री कंसेप्शन केयर में। प्री कंसेप्शन केयर इज़ द प्रोविज़न ऑफ बायोमेडिकल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ इंटरवेंशंस टू वुमेन एंड कपल्स बिफोर कंसेप्शन अकर्स। इसमें क्या होता है कि जो एक बायोमेडिकल का है या जो बिहेवियरल होता है या सोशल हेल्थ इंटरवेंशंस होती है जो एक वुमेन के साथ और जो कपल होता है, जिससे कि उनको अवेयर कराया जा सके जो आने वाले फ्यूचर में उनके लिए आउटकम्स हैं ड्यू टू बर्थ या डिलीवरी। इट एम्स एट इम्प्रूविंग देयर हेल्थ स्टेटस एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर्स एंड इंडिविजुअल्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड आउटकम्स। इसका ये उद्देश्य होता है कि जो हेल्थ स्टेटस है और जो बिहेवियर है उसमें सुधार हो सके इंडिविजुअल का यानी वुमेन का, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे जो एक सामाजिक या जो सोशल होता है इम्पैक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बेबी को या मदर को पुअर आउटकम्स देखने को मिलती है, तो उनसे उनको ऑलरेडी पहले ही सेव करा जा सके, पुअर मैटरनल की कैसी कोई कंडीशन या चाइल्ड हेल्थ की ऐसी कोई कंडीशन ना आ पाए। इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। इसका अल्टीमेट एक ये उद्देश्य है कि वो इम्प्रूव करे जो वुमेन है या जो चाइल्ड है उन दोनों की जो हेल्थ स्टेटस है उसको मेंटेन करना, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी और आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट वन देखेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट द नीड फॉर प्री कंसेप्शन केयर। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्री कंसेप्शन केयर की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड फॉर प्री कंसेप्शन केयर में देखेंगे टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है या जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें प्री कंसेप्शन केयर की ज़रूरत पड़ी। प्री कंसेप्शन केयर में क्या होता है कि पहले से अवेयर कर दिया जाता है कि जो भी लाइफ स्टाइल है, जो चेंजेस हो रहे होते हैं
फीमेल की बॉडी में या जो उनके आने वाले फ्यूचर में जो चेंजेस होने हैं, तो उनके लिए वो अवेयर रहते हैं और पहले से ही एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो रिड्यूस होता है मेटरनल और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट अनइंटेंटेड प्रेगनेंसी। जो अनइंटेंटेड प्रेगनेंसीज होती है, जैसे कि अनचाही प्रेगनेंसी होती है, तो उनसे भी बचा जाता है इन प्री कंसेप्शन केयर से। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो कोई वुमेन है, वो उनको लगता है कि जो प्रेग्नेंट हो रहे हैं या जो भी ऐसा कोई केस होते हैं और वो नहीं चाहते, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको जो सही जो गाइड करने के लिए प्री कंसेप्शन केयर की भी नीड रहती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। कोई भी जैसे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान होती है या डिलीवरी के टाइम पर होती है, तो उनसे पहले ही बचाव हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट स्टिल बर्थ, प्रीटर्म बर्थ एंड LBW यानी लो बर्थ वेट। तो जो क्या होता है, जैसे बच्चे कई बार क्या होता है कि कम वजन के हो जाते हैं या जन्म से मतलब 9 मंथ से पहले ही हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए या जो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्री कंसेप्शन केयर वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट, जो बर्थ के टाइम पे कोई ऐसा डिफेक्ट्स होता है, तो उन चीज़ों से आउटकम मिलता है किसमें, प्री कंसेप्शन केयर के द्वारा। प्रिवेंट नियोनेटल इन्फेक्शन, जो नियोनेटल इन्फेक्शन होता है, जो बेबी होते हैं जब वो बर्थ करते हैं तो 28 दिन तक जो उनको केयर होती है, जो उनको इंजेक्शन लगने होते हैं या जो कोई भी वैक्सीन लगनी होती है, तो उन सब चीज़ में क्या होता है, प्री कंसेप्शन केयर उनको गाइड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रिवेंट अंडर वेट एंड स्टंटिंग। अंडर वेट क्या होता है, जो बेबी क्या होते हैं अंडर वेट होते हैं, या जो स्टंटिंग मीन्स होता है जो पुअर डाइट होती है लेडीज़, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान सही मेल न्यूट्रिशन या नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कमजोरी देखने को मिलती है, और उसके हिसाब कारण क्या होता है कि जो बच्चा भी होता है उसको भी पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों से बचा जाता है, जिसको कहा जाता है स्टंटिंग। पुअर ग्रोथ जो होती है बेबी की, उसको कहा जाता है स्टंटिंग। प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिट इलनेस। तो इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, जैसे मान लो मदर को अगर HIV है, वो तो उसका जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी जो बच्चा जो बेबी है तो उसमें वो ट्रांसफ़र ना हो सके, उसके लिए भी प्री कंसेप्शन केयर की नीड होती है। लोअर द रिस्क ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर, जो कैंसर की फॉर्म्स होती हैं जो लोअर रिस्क होते हैं, उनसे भी प्री कंसेप्शन केयर में बचने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्री कंसेप्शन केयर पैकेज। अब बात करेंगे प्री कंसेप्शन केयर पैकेज में क्या क्या होता है। एरियस एड्रेस्ड बाय द प्री कंसेप्शन केयर पैकेज, तो किन किन मतलब एरियाज पे इसमें ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन में, जो न्यूट्रिशनल ग्रोथ है, यानी क्या क्या एक वुमन को न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, और जो न्यूट्रिशन लेने चाहिए जैसे फाइबर होता है, ऑप्टिक्स होते हैं, मतलब फाइबर होता है, और जो एक प्रोटीन की बात करें तो जो डाइट होती है न्यूट्रिशियस डाइट, वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन में से अवेयर कराया जाता है कपल को। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ कराया जाता है। साइको सब्सटेंसेस यूज़ क्या होते हैं, जो भी जैसे जो मटेरियल होते हैं, जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं यूज़ होते हैं ड्यूरिंग, जैसे कि लेडी जो होती है, जो वुमन होती है, उनके जो कंफर्टेबल के हिसाब से, जो उनको सूटेबल, उनको किस तरह से ड्रेसअप रहना होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और जो भी आर्टिफिशियल थिंग्स वो यूज़ करती है उसके दौरान, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको साइको एक्टिव किया जाता है। एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में उनको बताया जाता है कि भाई किस तरह से अब आपके फर्दर चेंजेस आने हैं, तो उन सब चीज़ों से उनको अवेयर कराया जाता है। जेनेटिक कंडीशंस होती है कि अब आपको जैसे जेनेटिक चेंजेस आपके हिसाब से किस हिसाब से देखने को मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों से क्या अवेयर कराया जाता है। इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी से अवेयर कराया जाता है। इंटरपर्सनल वायलेंस कि भाई जो जैसे एक बिहेवियर होता है प्रेग्नेंट वुमन का, तो उनको किस तरह से काम रहना है, यानी उनको एक तरह का एक माहौल दिया जाता है जिससे कि
जो इफ़ेक्ट है वो आने वाले बर्थ पर ना पड़ सके। मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, जिससे कि स्ट्रेस ना आए, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो किसी भी तरीके से वर्टिकली ट्रांसमिट ना हो पाए। तो इन सभी सारे एरियाज़ पर काम किया जाता है प्री कंसेप्शन केयर पैकेज में। नेक्स्ट में बात करेंगे प्री कंसेप्शन केयर फॉर ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। प्री कंसेप्शन केयर होता है किसके लिए? जो चाइल्ड बेयरिंग एज की जो वुमेन होती है सिर्फ उनके लिए किया जाता है। एक्सेस टू गुड क्वालिटीज़ हेल्थ केयर फॉर ऑल अडल्सेंट, जैसे कि वैक्सीन दी जाती है उनको रूबेला, हेपेटाइटिस बी की। एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एंड वर्क टू कॉम्बैट ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओबिसिटी प्रिवेंशन इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो गर्ल्स को दिए जाते हैं, वुमेन को दिए जाते हैं, जिससे कि वो कॉम्बैट कर सकें या ओवरकम कर सकें जो डिसऑर्डर है ईटिंग के, जैसे कि ओबिसिटी हो जाती है तो उससे भी बचाया जा सके। इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उनको राय दी जाती है कि जो फोलिक एसिड सप्लीमेंट है वो उनको दिए जाएँ। प्रिवेंटिव मेडिकल कंसल्टेंट दिए जाएँ, जिससे कि पहले से ही फर्दर वो अपने आप को सेव कर सके, रिस्क असेसमेंट से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनको मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आती है कि सब्सटेंस अब्यूज़, रिस्क बिहेवियर, तो इन सब चीज़ों से उनको प्रिवेंट कर लिया जाता है साइकोट्रोपिक एक्शंस के द्वारा। फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ प्लान एडिक्वेटली स्पेस प्रेगनेंसी, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है कि भाई जब अब जैसे डिलीवरी होती है या जो बेबीज़ होते हैं तो उनको एक गैप पे रखना चाहिए। उनको अवेयर कराया जाता है कि एडुकेटली कि मतलब जो एक प्रेगनेंसी से दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, कम से कम 2 साल तक का या 3 साल तक का आपको स्पेस लेना चाहिए। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्पेशली HIV और एड्स, उनको डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना HIV और एड्स के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिसीज़, ट्रीटमेंट जैसे क्रोनिक डिसीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मलेरिया, TB, चगस डिसीज़, तो इन सब चीज़ों से क्या है उनको अवेयर कराया जाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर, कि रोल क्या है नर्स का मिडवाइफरी में और ऑब्स्टेट्रिक केयर के अंदर। ए मिडवाइफ इज़ ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस फॉर वुमेन इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, prescriptions and labor and delivery care. Midwife provides expert special care during labor, delivery and after birth so that midwife is unique. Midwife क्या है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो प्रोवाइड करती है हेल्थ सर्विस वुमेन के लिए, जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो एग्जामिनेशंस होती है उनको एग्जामाइन करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग करती है, उनको काउंसिल करती है, उनको गाइड करती है, उनको कंसल्ट करती है कौन? मिडवाइफ, और उनको प्रिस्क्राइब करती है जो भी उनके यूज़ हैं एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी केयर। तो ये सब सारी चीज़ें कौन करता है? यहाँ पर मिडवाइफ करती है। मिडवाइफ प्रोवाइड्स एक्सपर्ट स्पेशल केयर, मिडवाइफ क्या करती है? एक्सपर्ट स्पेशल केयर देती है ड्यूरिंग लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द बर्थ के बाद भी। तो इसलिए क्या है कि जो मिडवाइफ है ये यूनिक है। नेक्स्ट वन देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में कई तरीके से रोल रहता है मिडवाइफ का। जैसे देखेंगे केयर गिवर, यानी केयर प्रोवाइड करना, मैनेज करना चीज़ों को, तो वहाँ पर एज ए मैनेजर, फैमिली प्लानर, उनको अवेयर करना फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो फैमिली प्लानर, कम्युनिकेटर, यानी कम्युनिकेट करना बिटवीन एक वुमेन और उनकी फैमिली के बीच में कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना टीम को, तो कोऑर्डिनेशन हो गया। लीडर, क्योंकि वहाँ पर जो लीड करना वहाँ पर एट द टाइम ऑफ लेबर। एज अ एजुकेटर, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना अबाउट उनके सिचुएशन के बारे में वुमेन को। सुपरवाइज़र, एज ए सुपरवाइज करना। रिकॉर्ड कीपर, जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन अच्छे से करके रखती है वहाँ पर मिडवाइफ। कंसर्न एडवाइज़र, तो वहाँ पर पेशेंट को एडवाइस करती है। और काउंसलर, यानी जो सभी लोग होते हैं वहाँ पर उनको काउंसलिंग देती है, उनको अवेयर करती है। तो इतने सारे पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या रोल होते हैं एक मिडवाइफ के इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। सो गाइज़, ये था आज का हमारा
पहला यूनिट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।